हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सौरभ कुमार। वेलकम टू आवर चैनल डेवलपिंग माइंड। तो आज हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, मैथ स्टैंडर्ड का। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि यदि आपके पास अगर सैम्पल पेपर नहीं है, उसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं है, तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है और उसे डाउनलोड कर लें और सैम्पल पेपर को लेकर ही बैठें। उसके बाद ही वीडियो को देखें और आप भी प्रैक्टिस करते रहें और हम उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर का है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। तो हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा AP का है। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं AP का जो दिया हुआ है 6, 9, 12, 15 और वैल्यू फाइंड करना है किसका, A25 माइनस A15। तो हम अगर ये दोनों टर्म का अगर हम वैल्यू निकाल लें तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 और A15 तो निकल जाएगा। तो चलिए हम आगे डेटा को लिख लेते हैं फॉर A25 को में डेटा हमारा हो जाएगा A = 6 और D = हो जाएगा 3 और हमारा N हो जाएगा 25। और हम AP से जानते भी हैं जो टर्म निकालने का जो फार्मूला है A25 = A प्लस N-1 इंटू D। तो हम इसे लिख सकते हैं A25 = 1, 6 और 25 - 1 24 और D हमारा हो गया है 3। तो A25 बराबर हो जाएगा हमारा 78। उसके बाद हम A15 को फाइंड कर लेते हैं। A15 हो जाएगा हमारा उसका वैल्यू A 6, D इसके लिए भी सेम 3 और N इसके लिए हो जाएगा 15। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं A15 = 6 प्लस और फिर D हमारा हो गया D N14 इंटू 3। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 14 इंटू 3 48। और हमें फाइंड करना है किसको, A25 माइनस 15। अब दोनों का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। 78 माइनस 48 = 35। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर 30 होगा। अब चलिए हम पहला ही क्वेश्चन था जो और करके एक और है उस पर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म ऑफ AP = 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 7th टर्म ऑफ AP, जो 7वां टर्म है वो 7 गुना है और जो 5वां टर्म है वो 5 गुना है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा और करके जो इसमें है। तो 7th टर्म 7 इंटू T7 = 5 इंटू T5। तो T7 को अगर हमें यहाँ पे कोई चीज़ डेटा नहीं दिया होगा तो हम मान लेते हैं A को A, कॉमन डिफरेंस को D और फिर जो और टर्म रहेगा उसको N ही रखते हैं। तो यहाँ पे हम N का तो दिया हुआ नहीं है, दोनों का वैल्यू एक में हो जाएगा N का वैल्यू 7 और एक में हो जाएगा 5। एक तो ये दिया हुआ है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। 7 इंटू T7 A लिख देंगे एज यूजुअल और T7 में N-1 2 तो हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 और D तो नहीं दिया हुआ तो D लिख देंगे = 5 इंटू फिर यहाँ पे A प्लस 4D 5 में से 1 गया 4। फॉर्मूला से याद रखना, बाकी बनते जाएगा। फिर 7A प्लस 42D = 5A प्लस 20D। तो इधर आएगा तो 2A = 42D और इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22D। तो इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 2A = 22 कटिएगा 11 माइनस 11D और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा A प्लस 11D। यहाँ पे माइनस होगा ना, इधर गया तो 11D = इधर हम लिख सकते हैं 0। तो अब हमें देखना है कि A प्लस 11D किस टर्म में आता है। तो हम जानते हैं T12 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 11D। तो हम लिख सकते हैं T12 = 0। तो ये दोनों पहला का आंसर हो गया है। तो चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ M सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx × 5x - 6। यहाँ पे एग्जाम्पल पेपर में थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, +9 छूट चुका है, उसे आप ऐड कर लें। +9 = 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो हम आगे क्वेश्चन की डेटा को लिख देते हैं। हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ M और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है mx 5x - 6 + 9 = 0 और क्या दिया हुआ कंडीशन हैज़ इक्वल रूट्स।
तो हम जैसा कि डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट जानते हैं कि इक्वल रूट्स का जो कंडीशन होता है वो क्या क्या होता है। तो इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के बराबर हो तभी इक्वल रूट्स होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आगे लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलिए आगे फिर हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर आसानी से हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं m 5x स्क्वायर m, हाँ 5x स्क्वायर m माइनस 6mx प्लस 9। यहाँ पे अगर हम लिख दें 5mx स्क्वायर तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है और ये वेरिएबल टर्म सही है। तो चलिए हमारा a b c और भी पता लग जाएगा। a हमारा हो गया 5m, b हो जाएगा हमारा 6m और c हो गया हमारा 9। तो a b c तीनों पता चल गया। अब हम अगर पुट कर देंगे तो आसानी से हमें जो एक m का वैल्यू है वो हमें पता लग जाएगा। तो b स्क्वायर में हम लिख सकते हैं 6m स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 5 और c के स्थान पे क्या है 9। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। 36m स्क्वायर माइनस 36 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। जब देख रहे हैं कि दोनों में 36 कॉमन है तो 36 को बाहर निकाल लेते हैं। m स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और एक और यहाँ पे m छूट गया तो m यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 5m। तो एक m कॉमन भी यहाँ से भी निकल जाएगा m क्योंकि इसमें भी 5m था जो थोड़ा सा मिसिंग हो गया। तो 36 काटे 0 0 पूरा कैंसिल हो जाएगा और m भी पूरा खत्म। तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 5। तो हमारा जो m का वैल्यू था वो फाइंड हो गया। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम अ पॉइंट P two tangents PA and PB are drawn to a circle COR. If OP is equal to 2R then find angle APB and what type of triangle is APB। तो ये इसमें एक फिगर है तो फिगर को हम सबसे आगे समझ लेते हैं कि फिगर में करना क्या चाह रहा है। तो और एक बार फिगर जरूर ड्रा कर लें। ए हो गया R O, फिर यहाँ पे A हो जाएगा और फिर यहाँ से एक लाइन सेगमेंट है, फिर एक टेंजेंट यहाँ से और एक यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ है, टेंजेंट B 2R और फिर यहाँ हमारा P हो गया और 2R। तो हमें मेन फाइंड करना है ये एंगल और इसमें हमारा कोई उतना कुछ क्लू नहीं दिया हुआ है। तो AO से दिया हुआ है, लिख लेते हैं AO इज इक्वल टू R और फिर लिख लेते हैं OP इज इक्वल टू 2R। तो हमें एंगल, जब एंगल का बात आया तो हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में या फिर ट्रिगोमेट्रिक एंगल के बारे में सोचे तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर लें। तो ट्रिगोमेट्रिक में अगर हम सोचें तो इसे अगर हम मान लेते हैं थीटा से करेंगे तो आसानी होगा क्योंकि और थीटा जब अगर आए तो फिर हम सोचें कि हमारा जो डेटा है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो थीटा का जो अपोजिट साइड होता है वो काम करता है परपेंडिकुलर का और जो इसका रिस्पेक्टिव साइड होगा वो एक हाइपोटेनस का काम करेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा हम यहाँ पे लगाते हैं तो हो जाएगा हमारा काम क्योंकि साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइट आता है। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया AO और हाइपोटेनस हो गया हमारा OP। तो OP कितना है 2R, R/2R काटे तो 1/2। तो अब हमें याद करना होगा ट्रिगोमेट्रिक जो एंगल का जो वैल्यू होता है उसमें हमें याद करना है कि 1/2 किस में आता है। तो साइन थीटा का किस में 1/2 आता है। तो हम याद करें साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो सिंपल हम लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू 30। और जब तो हमारा एंगल APO फाइंड हो गया, एंगल APO हमारा फाइंड हो गया, APO एंगल APO इज इक्वल टू 30। और हम जानते हैं सर्कल का एक थ्योरम है कि यदि अगर टेंजेंट एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो और उसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ हो तो वो दोनों जो एंगल है वो इक्वल भागों में डिवाइड होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OPB। तो जब दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों को अगर जोड़े तो एंगल APB हमें निकल जाएगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा APB का वैल्यू पता लग गया। अब इसके बाद हमें फाइंड करना व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज। तो हम जानते हैं कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है और जब दोनों टेंजेंट इक्वल होगा तो वाकई दोनों, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल साइड AP इज इक्वल टू BP, देन एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA।
तो ये भी 60 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब ये 60 है तो बचा 120 रिमेनिंग, तो 120 रिमेनिंग और दोनों इक्वल है, तो अगर हम 120 को 2 से डिवाइड देंगे तो 60 डिग्री ही आएगा। तो एंगल ये दोनों भी 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जब सारा साइड एंगल इक्वल है तो हम उसे कह सकते हैं कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सिंपली हम लिख देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हुआ हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर और समाप्त हुआ। तो चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन हम एक बार रीड कर लेते हैं और आप भी अपने सैंपल पेपर में देखते रहिए क्वेश्चन को, तभी आपको भी समझ में आते रहेगा। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 centimeter square. If the radius of its base is 56 centimeter, then find its height. तो हम आगे डेटा को लिख लेते हैं, क्या क्या डेटा है। तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये एक तरह से तो कोन लिखा हुआ है, ऐसे ही समझ जाइए, राइट सर्कुलर कोन, तो शॉर्ट में लिख देते हैं 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या है रेडियस, जो रेडियस हमारा दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड इट्स हाइट, हाइट को फाइंड करना है। एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं एक कोन, तो आगे आसानी से समझ में आ रहा है। तो हमारा जो रेडियस है वो 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमारा पूरा 12,320 सेंटीमीटर CS है। तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला आगे याद करना होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πRL। तो πRL चलिए लिख दी, CS है दिया हुआ है, तो πRL 22 इंटू रेडियस 56, L को एज यूजुअल छोड़ दीजिए और 12,320, ठीक है। तो L को अगर हम इधर छोड़ेंगे तो जो 7 है उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में 12,320, और ये 22 इंटू 56 है वो आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इधर डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर हम काटें तो 8 बार में ये कटा, 7 8 56, तो उसके बाद अगर हम इसे देखें तो 8 टाइम से ये कट जाएगा, 8 एकम 8, फिर यहाँ 4 बजा था 8 बजे 40, फिर 8 चौको 32, 15 से 40, फिर अगर देखें तो 22 7 154, तो 70 बार में कट जा रहा था। हमारा एल निकल गया 70, लेकिन हमें फाइंड करना क्या हाइट। तो हाइट हम जानते हैं कि यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे और ये हो जाता है एल, ये हो जाता है एच और ये हो गया आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है क्या एच स्क्वायर। एच स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमारा एच स्क्वायर को फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर हम इधर से अगर हटा दें स्क्वायर, उधर रूट अगर भेज दें तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जो इधर स्क्वायर में उधर भेजते हैं तो रूट में हो जाता है। तो एल स्क्वायर, हमारा एल स्क्वायर कितना है 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। तो चलिए ये थोड़ा सा लग रहा है कि स्क्वायर थोड़ा सा सॉल्व करना दिक्कत हो रहा है, तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, हम उसे भी लगा दें तो बन जाएगा एच इज इक्वल टू अंडर रूट 17 माइनस 50 इंटू 70 प्लस 56। चलिए 14 इंटू और कितना हो गया 6 और 7 5 12, और फिर 126 और 14 को हम गुना कर दें तो कितना आ गया 126 इंटू 14, 6 से 24 2 और 4 2 8 1 10 हाथ में 1 और 504 6 2 1, आगे कितना 4 6 7 7 1, तो आगे हमारा 1764 हमारा मल्टीप्लाई करके आया, तो 1764 फिर हमारा हो जाएगा एच इज इक्वल टू अंडर रूट 1764। 1764 किसका स्क्वायर है, तो हमें अप्रॉक्स करके थोड़ा दिमाग लगाना है, हम तो एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते। तो हम देखें तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1600, और 40 का स्क्वायर 1600 और 50 का स्क्वायर 2500, तो 1600 और 2500 के बीच में आता है 1764। तो हम इसी से दिमाग लगाएं तो 1764 मतलब कि 40 से 45 के करीब में ही होगा। तो चाहे तो 44 का होगा, चाहे तो 42 का। हम कैसे ऐसे कर सकते हैं क्योंकि 4 6 16, क्योंकि अंतिम अंक मैच करता है, या फिर 2 दूनी 4, तो ज़्यादा लग रहा है अप्रॉक्स 42 का। अगर हम करके एक बार चेक कर लेते हैं 42 इंटू 42 4 8 4 4 8 4 8 और 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी की 8, और फिर 2 चको 8 और फिर 4 चको 16, 8 8 16 और 7 17 14, मतलब एच इज इक्वल टू 42। ये 42 का ही स्क्वायर है। तो हमारा जो इसमें हाइट फाइंड करना था, हाइट हमारा हो गया 42 सेंटीमीटर। अब चलिए हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 5वां क्वेश्चन हमारा है मीन मीडियन एंड मोड से। तो इस क्वेश्चन को एक बार रीडिंग कर ले। मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45 व्हाइल प्रिंटिंग द डेटा अ ब्लैंक वाज लेफ्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन ब्लू। तो टेबल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। तो यहाँ पे एक गर्ग है, वो एक टेबल बनाती है स्टूडेंट का, तो उसका यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है मीन्स इसको हम मान लेते हैं एफ, तो इसी को हमको फाइंड करना है। इसमें मॉडुलस क्लास दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि मॉडल क्लास दिया 45, तो मीन 45 किसके बीच में 40 से 60 के बीच में, मतलब कि इसी के बारे में बात किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया जा रहा है, और इसी को हमें फाइंड भी करना है। तो चलिए वो हम
यहाँ पे जो हमारा जो F1 होगा उसे हम FE से डिनोट करेंगे, क्योंकि जो मॉडुलस क्लास है इसी के बीच में आता है। तो चलिए यहाँ पे और क्या दिया हुआ, और तो कुछ ऐसा डेटा नहीं है। और फिर चलिए हम फार्मूला को लिख लेते हैं, जो हमारा मॉडुलस क्लास का फार्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू हाइट। चलिए तो हमें अब ये सारे डेटा को हमें पता करना है, एल क्या है, F1 क्या है, F1 क्या है। एल मीन्स हो गया लोअर लिमिट, और हम हमारा मॉडुलस क्लास 45 मीन्स 40 से 60, तो 40 और 60 की लोअर लिमिट कौन हो गया, लोअर लिमिट हो गया 40, लोअर लिमिट कौन लिखते हैं 40। और फिर हमारा जो F1 तो दिया हुआ वही फाइंड करना है, तो F1 को एज यूजुअल छोड़ देते हैं, F1 इज इक्वल टू F, और फिर FO मतलब पीछे वाला, तो FO हो गया हमारा 10, और एक और क्या F2 हमारा हो जाएगा क्या, मीन्स आगे वाला सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा 6, और फिर हाइट क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 40 और 60 में 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो हम लिख देते हैं हाइट 20। अब चलिए सॉल्व करते हैं, और मॉडल हमारा 45 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 45 इज इक्वल टू एल क्या है 40 प्लस F1 क्या है हमारा कुछ उसे फाइंड नहीं करना, FO क्या था 10, और बाई 2 F1 माइनस FO क्या है FO 10 माइनस F2 क्या दिया हुआ है 6, हाइट 20। चलिए 45 इज इक्वल टू 40 प्लस F माइनस 10 बाई 2F माइनस 16 इंटू 20। तो अगर हम अगर ये जो 40 है अगर इधर हम भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो कर सकते हैं हम आगे 45 माइनस 40 इज इक्वल टू, और क्या है, और फिर बच जाएगा यहाँ पे 20, तो 20 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू F माइनस 10 बाई 2F माइनस 16। तो चलिए इसे हम घटाएंगे तो 5, और इधर 20 इंटू में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 5 बाई 20 इज इक्वल टू F माइनस 10 बाई 2F माइनस 16। तो यहाँ पे हमारा हो गया 1/4 इज इक्वल टू F माइनस 10 बाई 2F माइनस 16। तो चलिए यहाँ तक तो हमारा ये सॉल्यूशन अभी नहीं आया आंसर, तो आंसर और अति करने के लिए हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आंसर हमारा जो है वो आ जाए इतना सा। चलिए हम यहाँ पे देख लिए कि 1/4, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2F माइनस 16 इज इक्वल टू 4 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4F माइनस यहाँ पे 40। चलिए 2F अगर इधर लाएंगे तो माइनस 4 होगा, तो माइनस 2F, और इधर अगर प्लस माइनस है तो इधर जाकर प्लस होगा, माइनस 40 प्लस 16, तो यहाँ पे हो गया माइनस 2F इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 काटेंगे तो 12। चलिए इसका आंसर हो गया हमारा 12। चलिए मैं सोचता हूँ समझ रहा हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी बनाते रहे होंगे। तो चलिए अब हम छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम कल भी इससे प्रैक्टिस किए थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाले वीडियो में जो क्वालिटी क्वेश्चन था वही क्वेश्चन इसमें भी है। इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हम आगे डेटा को लिख लेते हैं। सबसे आगे हम मान लेते हैं रितु का जो एज है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रितु बी एक्स मान लेते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो यंगर बाई लिखता है 5 years, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 5। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 11 मोर देन एंड 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। तो जो इसका प्रेजेंट एज होगा मतलब x वो 5 टाइम्स हो जाएगा और फिर 11 भी बढ़ जाएगा, और ये जो x माइनस 5 है वो स्क्वायर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 11। तो चलिए ये जब बन गया तो इसके बाद फिर हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसका जो प्रेजेंट एज फाइंड करना है वो आसानी से हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 11। तो x स्क्वायर और इधर 11 अगर प्लस है तो इधर माइनस आएगा तो हो जाएगा 14, और एक प्लस है तो माइनस आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 15x इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले लिया तो इसे आसानी से हम चलिए बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर आगे अरेंज कर लेते हैं सीक्वेंस में ताकि आसानी से हम इसे छोड़ सकें। एक्स स्क्वायर माइनस 15x, सॉरी इसे हम अगर फैक्टर मेथड के माध्यम से जोड़ना तो 14x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं x कॉमन होगा दोनों में, तो x माइनस 14 माइनस 1, फिर यहाँ पे भी
एक्स माइनस 14, तो एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 1, तो x इज इक्वल टू हमारा एक हो गया 14 और x इज इक्वल टू हमारा हो गया 1। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज पता करने की प्रेजेंट एज तो हमें पता हो गया 14, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर एग्जैक्ट आंसर देना है तो हम यहाँ पे 14 देंगे और 1 देंगे, तो ये हमें कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे यंगर जब बात हो रहा है तो x माइनस 5 और x माइनस 5 अगर करें, अगर एज हमारा निगेटिव में आ जाता है तो वो तो गलत हो जाएगा। और हम जानते हैं कि एज हमेशा हमारा पॉजिटिव में ही होता है, तो करके देख लेते हैं कि कौन सा आंसर सही। तो 14 माइनस 5 करेंगे तो 9, और अगर हम कर लें 1 माइनस 5 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4। तो हमारा जो ये 1 है इसे हम आसानी से रिजेक्ट कर लेंगे और जो एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा 14 होगा। तो ये छठा का जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये हो गया और सॉल्यूशन, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा भी होगा। और चलिए एक और क्वेश्चन है और करके छठा में, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है इसमें 6 का जो एक और है मीन्स पार्ट बी, तो उसमें दिया हुआ है 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कल भी प्रैक्टिस किए थे, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो हम इसे अगर समझे तो p² माइनस q² का एक फार्मूला जो हम बताए थे कि a² माइनस b² का फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, उसे यूज करके हम आसानी से इसे फैक्टर मेथड के माध्यम से तोड़ सकते हैं। तो चलिए 9x², तो एक बार हम इस पर मल्टीप्लाई करें तो 9p² माइनस 9q² हमें लाना है और जोड़ने या घटाने पे ये टर्म आ जाना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ले लें 3p माइनस x और एक और टर्म लेते हैं माइनस 3p प्लस x इंटू x प्लस p² माइनस q² इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखिए ये भी आ जा रहा है और मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा 9p² x भी आ रहा है और q भी आ रहा है। ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा ये टर्म आ जा रहा है, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो फिर ये आता है माइनस माइनस प्लस और प्लस -6 हमारा आ जा रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ तक तो हम समझ गए। अब इसके बाद हम कॉमन लेने का काम करें, उसके बाद हम ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, 3x इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। 3x कॉमन लिया तो 3x माइनस यहाँ पे हमारा बच गया p माइनस q, और एक और अगर ये दोनों में हम कॉमन देंगे तो p प्लस q, हम जानते हैं यहाँ पे आएगा p प्लस q और p माइनस q। तो हम यहाँ पे देखें तो p प्लस q हमारा एक और कॉमन निकल जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं। p प्लस q कॉमन निकल गया और हमारा बच गया क्या, यहाँ पे हो गया 3x बच गया और प्लस नहीं सॉरी यहाँ क्योंकि माइनस नहीं है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस लगा तो माइनस और ब्रैकेट में रखे p माइनस q इज इक्वल टू 0। चलिए अब हमारा तो यहाँ तक जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब चलिए अंतिम में लिख देते हैं 3x माइनस p³ और 3x माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -p माइनस q बाई 3। एक आंसर हमारा ये हो गया और एक और हमारा हो जाएगा आंसर 3x माइनस p माइनस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू ये माइनस एक उधर जाएगा तो प्लस, ये माइनस एक उधर जाएगा तो प्लस q बाई 3। तो चलिए यहाँ तक हो गया आज का ये आंसर, इसका ये तो होगा। और हम सारे क्वेश्चन और करके भी जो क्वेश्चन उसे भी प्रैक्टिस कर लें, तो हमारा आज का जो सैम्पल पेपर जो मैथ स्टैंडर्ड का था उसका सेक्शन ए समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा आपके टर्म 2 और बोर्ड एग्जाम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।